इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आयांश गुप्ता की। आयांश गुप्ता जिसे एक बहुत गंभीर बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से अगर उसे एक इंजेक्शन न दिया जाता तो उसकी जिंदगी नहीं बच सकती थी। आयांश गुप्ता आज पूरे देश के अखबारों में छप रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि उन्हें 16 करोड़ का एक इंजेक्शन लगाया गया। दरअसल इसकी कीमत 22 करोड़ है। भारत सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो 16 करोड़ देने पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मासूम बच्चे के लिए 16 करोड़ का इंतजाम किसने किया? तकरीबन 12,000 लोगों ने दान दिया। क्राउड फंडिंग का इससे बेहतर योगदान आप नहीं देख सकते। खतरनाक बीमारी, लेकिन आयांश गुप्ता आज जीवित है। 3 साल के आयांश गुप्ता के साथ पूरा देश खड़ा हुआ। आयांश गुप्ता को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा है। 16 करोड़ का यह इंजेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन माना जाता है। इतना महंगा इंजेक्शन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग की मदद ली गई। भारत में 62,450 लोगों ने 14 करोड़ 84 लाख रुपए इकट्ठा किए। विदेशों से भी एक क्राउड फंडिंग साइट की मदद दी गई। विदेशों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। सबसे बड़ा सिंगल हाईएस्ट डोनेशन 56 लाख रुपए का था। इस तरह विदेशों से सबसे बड़ा सिंगल हाईएस्ट डोनेशन $7,000 का था। इस तरह कुल 16 करोड़ रुपए से दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन खरीदा गया, जिसे जोलगेनसमा कहा जाता है। दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जोलगेनसमा अमेरिका में बनता है। भारत में इस इंजेक्शन पर 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। इस तरह अगर देखा जाए तो इस इंजेक्शन की कुल कीमत 22 करोड़ रुपए होती है, लेकिन भारत सरकार ने 6 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी, जिसके बाद इस इंजेक्शन की कुल कीमत 16 करोड़ रुपए हुई। भारत सरकार ही नहीं, कई बड़े सेलिब्रिटी भी आयांश की मदद के लिए आगे आ चुके हैं और डोनेट कर चुके हैं। आयांश को एक ऐसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभ बीमारी थी जो दुनिया में 8,000 में से एक बच्चे को होती है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में शरीर के अंदर SMN1 जीन काम करना बंद कर देता है। यह जीन शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन नहीं बनने की वजह से बच्चे के मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। बच्चों को सांस लेने और खाना निगलने में भी मुश्किल होती है। लेकिन 16 करोड़ के इस इंजेक्शन की मदद से बच्चों के अंदर जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। यह इंजेक्शन देने के बाद अब आयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आयांश की हालत में पहले से काफी सुधार है। जरा सोचिए, 16 करोड़ रुपए जमा किए गए क्राउड फंडिंग के द्वारा। इनमें से एक भी व्यक्ति आयांश को नहीं जानता था, लेकिन हर किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया और इसी को तो कहते हैं इंसानियत। अब आपको हम दिखाते हैं कि एक ऐसी गोली आ रही है जो रामबाण दवा है कोरोना की। इसे कॉकटेल ड्रग कहा जा रहा है। इसके जो ट्रायल हुए हैं जबरदस्त हैं। इस दवा को खाने के बाद सर गंगा राम अस्पताल में एक व्यक्ति को 12 घंटे में कोरोना से मुक्त होकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह दवा कई और अस्पतालों में भी मरीजों को दी जा रही है और जिसे भी दी जा रही है वो या तो 12 घंटे में या मैक्सिमम 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। रामबाण दवा है ये। कैसे ये दवा आपको बचा सकती है और आने वाले दिनों में कोरोना के लिए ये कैसे सबसे सार्थक इलाज होगा, देखिए। ये सुरेश कुमार त्रेहन हैं। इनकी उम्र 80 साल है। कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पताल में दाखिल हुए। इनको कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग लगाई गई और 8 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ लगाने से? कोई रिएक्शन नहीं हुआ। पहले से परसों से आप कैसा फील कर रहे हैं? फील कर रहा हूँ। तो ये पहले से बेटर फील कर रहे हैं कि परसों लगाई थी इनको? कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग ने कुछ ऐसा ही कमाल 60 साल के सुनिर्मल घटक पर किया। ये भी दवा लगने के 8 दिन बाद संक्रमण से बाहर आ गए, जबकि दोनों लोगों को दिल की बीमारी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थोड़ा है कि आई एम फीलिंग बेटर। So he says he is feeling better than before. So he got monoclonal antibody 2 दिन पहले लगी थी। अभी ठीक है ना बिल्कुल? अभी ठीक है। इन दोनों मरीजों का इलाज दिल्ली के BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था। कोरोना की कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग कितने काम की है, दोनों का इलाज करने वाले डॉक्टर संदीप नैयर से जान लीजिए। हमारे पास जब पेशेंट आए, जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हमने विदिन 3 डेज लगा दिया। लगाने के अगले दिन ही उनके सिम्टम्स एक तरह से गायब से हो गए। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी।
कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग का इस्तेमाल पहले मेदांता में हुआ, फिर बीएलके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 मरीज इस दवा के बाद नेगेटिव हुए। उसके बाद गंगाराम अस्पताल में भी अब इस दवा का इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपने पहले मरीज को 12 घंटे से भी कम समय में छुट्टी कर दी। एंटीबॉडी कॉकटेल, जिसे कोरोना का कॉकटेल एंटीबॉडी ड्रग कहा जा रहा है, ये कोरोना के मरीजों पर कितनी जल्दी असर कर रही है, इसे गंगाराम में भर्ती 80 साल के कोरोना मरीज के बेटे से भी सुन लीजिए। अच्छी बात है, वो देने के बाद मतलब उनका बुखार नहीं आया। सो अभी तक मतलब वो मेडिसिन देने के बाद बुखार नहीं आया और वो बिल्कुल ठीक है मतलब, और उनका सैचुरेशन भी 96-97 चल रहा है। तो वो हॉस्पिटल में सबने बोला था उनको डिस्चार्ज कर लीजिए, तो मैंने बोला थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रख लीजिए क्योंकि 80 ईयर की ओल्ड मैन में एक नई दवाई डली है। एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाइयों का मेल है जिसे मोनोक्लोनल नाम दिया गया है। कासरीविमाब 600 mg और एंडेविमाब 600 mg, जो मरीज में कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ा देती है। ये दवा वायरस को संक्रमित कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिस वजह से कोरोना वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और शरीर में कोरोना वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। कॉकटेल ड्रग कोरोना पॉजिटिव के शरीर में जाते ही काम करना शुरू कर देते हैं और संक्रमित मरीज की बीमारी और लक्षण को बाहर आने से रोकते हैं। ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक कॉकटेल ड्रग अब हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा और अगर गलती से आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो आप बच जाएंगे। इससे अच्छी बड़ी और खबर क्या हो सकती है आज के दिन में जहां कोरोना को लेकर इतना डर है। लेकिन मैं अब आपको एक ऐसी व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, रेहाना शेख, जो मुंबई की हैं, पुलिस में काम करती हैं। हम एक आध बच्चे को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि भाई कैसे पाला पड़े, कैसे पाल पोस कर बड़ा कर दे। रेहाना ने 50 बच्चों को गोद लिया, 50 बच्चों को। उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठा रही हैं, सारा सब कुछ कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट और देखिए कि कैसे हमारे देश में कोने कोने में मदर टेरेसा है। ये रेहाना शेख हैं। रेहाना मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। रेहाना ने कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया है। 50 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा रखा है। 40 साल की रेहाना ने 50 बच्चों को नई जिंदगी दी है। पनवेल के 50 आदिवासी बच्चों को गोद लेकर उनकी फीस से लेकर कॉपी किताब समेत खाना पानी की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। खुद की बचत से इन्होंने 50 गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर कामयाब इंसान बनाने की ठानी है। रेहाना से इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने बात की और उनके सेवा भाव को जाना। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको खाने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, दोपहर का वहाँ पे स्कूल में खाना मिलता है, उसके लिए जो भी अनाज लगता है, तेल वगैरह, चावल वगैरह, वो सब चीज़ें जो भी ज़रूरत है वो सब मैं यहाँ से गाड़ी में रख दिया पूरा सामान और यहाँ से हम चले गए। रेहाना पुलिस में है, पुलिस की सख्त ड्यूटी होती है, लेकिन रेहाना अपनी ड्यूटी की सीमा से आगे बढ़कर लोगों की मदद करती हैं। रेहाना ने इस नेक काम की शुरुआत कैसे की, इसे जान लीजिए। जब उन्होंने मुझे पिक्स थोड़े भेज दिए तो मैं देखते रह गई। वो जब पिक्चर्स देखने के बाद मैं 2 या 3 घंटे तक मैं कंटिन्यू रो ही रही थी और एकदम अचानक से जो कंडीशन से मैंने देखने के बाद में बोला, रवि ये सब क्या है? तो बोले नहीं, ये कंडीशन थोड़ा बैड है, आदिवासी पाड़ा के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैं बोली ये प्रिंसिपल सर है जो आपके, उनका नंबर दीजिए मुझे। तो ठाकुर सर का नंबर दिया तो मैंने ठाकुर सर को कॉल किया। रेहाना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में करीब 54 लोगों को ऑक्सीजन, ब्लड और हॉस्पिटल में भर्ती करवा चुकी हैं। उनके इस नेक काम के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित भी किया है। रेहाना के पिता अब्दुल नबी बागबान भी मुंबई पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। पति भी पुलिस में हैं। इतना ही नहीं, रेहाना शेख खुद एक एथलीट और वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं। 2017 में श्रीलंका ने रेहाना ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया और अब 50 बच्चों की जिम्मेदारी लेने के बाद लोग उन्हें मदर टेरेसा कहने लगे हैं। जो भी लोग ये देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इस मुश्किल दौर में मदद करना, एक दूसरे को समर्थन करना कितना बड़ा काम है। ऐसे में अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो रेहाना जी की मदद के लिए सामने आए और इसी तरह के जो मसीहा है उनको जरूर समर्थन करें। रेहाना जी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हम वो मदद भी करने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। रेहाना जी जैसे लोगों के हाथ हमें मजबूत करने चाहिए। इनके बदौलत ही अपने देश को हम तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन रेहाना जी अकेली नहीं है। आइए अब आपको सतीश जी से मिलाते हैं। सतीश बेंगलुरु में रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट करने का जिम्मा इन्होंने उठाया। 6 ऑटो रिक्शा हायर किए और उसके बाद जगह जगह घूमते हैं
जहां भी सीनियर सिटीजन हैं जो खुद अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, वैक्सीनेट करवाते हैं, घर वापस छोड़ते हैं। बेंगलुरु के सतीश ने उन बुजुर्गों के लिए सोचा जिनके बच्चे उनके घर पर नहीं रहते हैं, जो गरीब हैं और जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है जिससे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर तक जा सके। ऐसे लोगों के लिए सतीश ने ऑटो रिक्शा सर्विस शुरू की। सतीश और उनकी टीम खुद ऑटो रिक्शा लेकर बुजुर्गों के घर जाती है, उनको ऑटो रिक्शा में बिठाकर वैक्सीनेशन सेंटर तक लाती है। ये जरूरी है कि देश में हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो। सीनियर सिटीजन्स जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो इसमें पीछे रह जाते हैं, और ऐसे में सतीश इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये ऑटो फ्री सर्विसेज देते हैं, जहां पर सीनियर सिटीजन के घर पर ये ऑटो जाता है और उन्हें वहां से लेकर आकर इस वैक्सीनेशन सेंटर पर उनका वैक्सीनेशन किया जाता है और दोबारा उन्हें यहाँ से उनके घर तक छोड़ा जाता है। 600 से ज़्यादा लोग पिछले 1.5 महीने में इस ऑटो सर्विसेज से लाभान्वित हुए हैं। सभी हमारा वार्ड का सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन घर तक पहुंचाना चाहिए हमारे पे, इसीलिए 6 ऑटो हमारा स्टार्ट कर दिया। अभी तक 650 मेंबर इसको यूज़ किया है। सभी घर में कोई को प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं, हैंडीकैप है जो तो परवाह नहीं, उसको ही हम लेके ड्रॉप और पिकअप करेगा। हमारा घर में सीनियर सिटीजन है ना, इसलिए हमारे को पता है। हमारा माँ बाप सभी को वैक्सीनेशन हम लेके इधर आए थे। ವಸಂತ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಟೋ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ಅವರು ಆಟೋ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ। कोरोना काल में सतीश का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा। कोरोना के संक्रमण काल ने हम सबों को एक चीज से बहुत अवगत करा दिया, यूं कहें कि रूबरू लाकर खड़ा कर दिया। अकेले घर में बैठना, भले आप परिवार के साथ भी हों, लेकिन एक चारदीवारी के भीतर बैठना, अकेलापन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ऐसे में मुंबई में एक इंजीनियर ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो आपको मदद पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर जादू की झप्पी दे सकता है, आपको दवाइयां खिला सकता है, आपके साथ घंटों गप्पे लड़ा सकता है। जरा सोचिए, आज किसी से बात कर पाए, क्या ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात नहीं है? कोरोना पेशेंट की देखभाल करने वाले रोबोट, वो भी मेक इन इंडिया। ये पॉजिटिव न्यूज मुंबई से आई है, जहां पर संतोष फुलवाले ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो बिल्कुल इंसानों की मदद करता है, एकदम इंसानों की तरह। दरअसल विशेष रूप से ये रोबोट कोरोना काल में उन पेशेंट्स की मदद के लिए तैयार किया गया है जिनके पास जाने से आम इंसान संक्रमित हो सकता है। लेकिन रोबोट कोविड वार्ड में भी बहुत आसानी से मरीजों की देखभाल कर सकता है। ये रोबोट हाथ मिला सकता है, ये रोबोट जादू की झप्पी भी दे सकता है, ये रोबोट डांस कर सकता है, यानी मनोरंजन कर सकता है, जिसकी अकेले रहने वाले कोरोना पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये रोबोट चल भी सकता है। ये रोबोट सिर्फ इंसानों जैसा दिखता नहीं है, बल्कि इंसानों जैसा काम भी करता है। जैसे आप देख सकते हो, ये हाई फाई कर सकता है, ये जादू की झप्पी दे सकता है। तो आप सोचिए, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत दिनों तक अकेले रहते हैं, तो उनका ये अकेलापन ये दूर कर सकता है। ये रोबोट उनसे बातें कर सकता है, ये उनको एंटरटेन कर सकता है। इसके अलावा ये उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला के दे सकता है। और अब सोचिए, कोई पेशेंट 14-15 दिन से अकेला रहा हो, उससे कोई ऐसा रोबोट आके जादू की झप्पी दे दे, तो उसको कितनी खुशी होगी। तो ये सब चीज़ें कर सकता है। संतोष ने कुछ ऐसे रोबोट भी बनाए हैं जो आपातकालीन स्थितियों में भी इंसानों की जान बचा सकता है। जैसे अगर कहीं आग लग जाए तो संतोष के बनाए हुए रोबोट लोगों की जान बचा सकते हैं। आग लगी हो, या कहीं बॉम्ब डिफ्यूज करना हो, या कहीं केमिकल गैस प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट में लीक हो गया हो, तो ये वहां पर इंसान नहीं जा सकता, वहां पे खतरा होता है इंसान को। तो वहां पर ये रोबोट जाके वो प्रॉब्लम जो भी है वो फिक्स करके आ सकता है। उसके अलावा इस रोबोट को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस रोबोट का जो आर्म है वो निकाल के हम इसमें सैनिटाइजर मशीन लगा सकते हैं। इसके अलावा उसमें हम लोग चेयर लगा सकते हैं और उससे हम पेशेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एम्बुलेंस से कोविड सेंटर में लेके जाना, तो वो भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी में रोबोट्स की चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जादू की झप्पी देने वाला मुंबई का ये रोबोट अपने आप में अनोखा है।
तो तकनीक से भी कोरोना की इस जंग को हम जीत रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। अब आइए दिल्ली की बात करते हैं। दूसरे फेज के या दूसरे वेव के कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान हमने ऑक्सीजन की कमी बड़े पैमाने पर देखी। दिल्ली की सरकार यह कह रही है, दावा कर रही है कि तीसरे वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आत्मनिर्भर हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। क्या यह वास्तविकता है? हम आपके सामने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि अगर तीसरी वेव आती है और ऑक्सीजन की कमी पहले जैसे दिखती है तो आप अपना बचाव कैसे करें। अगर अब कोरोना की तीसरी वेव आती है तो दिल्ली उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। दिल्ली सरकार अब ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बताया कि जुलाई महीने के अंत तक दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन जनरेट करने वाले 64 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट और 5 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाए जाएंगे। इससे हर दिन 350 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली में ही उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में 13 ऑक्सीजन प्लांट लगाए भी जा चुके हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा DDO हॉस्पिटल में। तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। अब तक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिल्ली ओडिशा जैसे दूर दराज के राज्यों पर निर्भर थी। कई मौकों पर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर राउरकेला से भी मंगवाए गए हैं। कोरोना की महामारी की दूसरी लहर में दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 500 मैट्रिक टन से ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह भी है कि ये सारा काम दिल्ली हाई कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। हाई कोर्ट लगातार इस मामले में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट भी तलब कर रहा है। अब 5 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के काम की प्रगति की समीक्षा भी करेगा। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी दिल्ली सरकार की मदद के लिए आगे आकर ऑक्सीजन प्लांट डोनेट कर रही हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।